हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा गांधी जयंती के करंट अफेयर। गांधी जी, भारत को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, राष्ट्रपिता। कहते हैं ना कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्हीं गांधी जी का स्मरण करते हैं, उनके आदर्शों से सीखने की कोशिश करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ हमेशा, पर मैं चाहूँगा गांधी जी के बारे में आप ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि गांधी जी कौन थे, क्या थे। आने वाली जनरेशन्स मानेंगी भी नहीं कि ऐसी एक महान विभूति धरती पे आई, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को है। तो उनका स्मरण करते हैं और उनको याद करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, गरीब छात्रों के लिए, जिनको जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है आज गांधी जयंती। बस आज रात 11:59 मध्य रात्रि तक आप ये कोड यूज़ करिए GGCA करंट अफेयर्स के ऊपर। और अगर आप ऐसा करते हैं या इस कोड का इस्तेमाल करके आप वैलिडिटी बढ़वाते हैं, आप वैलिडिटी भी बढ़वा सकते हैं, तो आपको मेरे 3 कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में चाइना ने कौन से देश के साथ 12 समझौते करे हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे व्यापार में, सड़क संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस में किया है। ऐसे अलग अलग फील्ड में 12 आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये नेपाल के साथ करे हैं, तो आंसर है नेपाल। नेपाल की अच्छी दोस्ती है चाइना के साथ, हमेशा से रही है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, लो कार्बन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मछली पालन, बहुत सारे फील्ड्स में, 12 फील्ड्स में अलग अलग MOU साइन हुए हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। और नेपाल के साथ भारत एक सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भी करता है। नेपाल में असली ताकत जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड बोलते हैं, वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नेपाल में जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, वैसे एक राष्ट्रपति भी होता है। तो अभी नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल, ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दूं, नेपाल में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क। एक, चलिए सवाल पूछता हूं आपसे, जिसका आंसर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे देंगे। ये चितवन नेशनल पार्क जो है ना, इसका बॉर्डर भारत में एक नेशनल पार्क से लगता है। तो कौन सा है वो? यानी भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो नेपाल में, जिसका वो हिस्सा है, वो चितवन कहलाता है, ये आपको बताना है। और नेपाल में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे उभौली त्यौहार आता है एग्जाम में। अभी अभी गाय जात्रा, जात्रा मतलब वहाँ पे यात्रा, तो वहाँ पे जात्रा वर्ड यूज करते हैं यात्रा के लिए। इसके अलावा इंद्र जात्रा बहुत बड़ा त्यौहार है वहाँ का। इसी तरह से जीतगढ़ी फेस्टिवल आ चुका है एग्जाम में, जीतगढ़ी फेस्टिवल भी नेपाल में मनाया जाता है। अभी आपको पता होगा नेपाल ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया T20 में। कितना बनाया? मंगोलिया के खिलाफ। मंगोलिया के खिलाफ मैच हुआ था अभी अभी नेपाल का, तो T20 में उन्होंने 314 का स्कोर बनाया, जो कि T20 के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और नेपाल में भारत एक जल विद्युत परियोजना भी बना रहा है। क्या नाम है उस जल विद्युत परियोजना का? उसका नाम है फुकोट कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फुकोट कर्नाली, ये कर्नाली नदी का नाम है, तो फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 480 मेगावाट और इसको भारत का NHPC यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन बना रहा है। भारत के एक व्यक्ति हैं अर्जुन वाजपेयी, ये पहले पुरुष हैं भारत के जिन्होंने एक पर्वत की चढ़ाई करी नेपाल में, जिसका नाम है अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा। पुरुष क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहली भारतीय और पहली स्त्री थी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो हैं ये महाराष्ट्र से हैं और ये पहली लड़की है जिसने पर्वतारोहण किया माउंट अन्नपूर्णा का, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नेपाल के बारे में याद रखिए। एक सप्तकोशी हाई डैम भी बन रहा है वहाँ पे, भारत की सहायता से ही बन रहा है वो भी। और एक मोतिहारी से अमलेखगंज तक पाइपलाइन बिछाई गई है, 69 किलोमीटर लंबी। मोतिहारी बिहार में है, अमलेखगंज जो है वो नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेपाल पे फिर चर्चा जारी रखेंगे। वैसे नेपाल में एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, और काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। कई बच्चे सार्क को बिम्स्टेक से कंफ्यूज करते हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो क्या भारत की राजधानी दिल्ली में भी हेडक्वार्टर है किसी का? हाँ, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और दिल्ली के ही पास है गुरुग्राम, जहाँ पे हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी करी है? वुमेन पावर एंड कैंसर।
ये रिपोर्ट काफ़ी मार्मिक थी, काफ़ी पढ़ते समय बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि महिलाओं महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो लोगों की प्राथमिकता में नहीं आता। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक उदासीनता, उसने कैंसर की रोकथाम जो है उससे संभव नहीं हो पाती। बहुत सारी महिलाएं तो इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, कैंसर से मर जाती हैं। कैंसर दो तरह का होता है, एक होता है बिनाइन जो उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैलता है तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। मैलिग्नेंट कैंसर जब फैलता है तो उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। मेटास्टेसिस मतलब कैंसर का फैलना। तो ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित करी है, ये पूछा है। ये प्रकाशित करी है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, लैंसेट बहुत एक प्रतिष्ठित जर्नल है, राइट। और कितने लोग कैंसर से मर जाते हैं हर साल? लगभग 50 से 55 लाख लोग दुनिया में कैंसर से हर साल मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 से 70 के बीच में है। तो इतने लोग तो 30 से 70 की उम्र के बीच में कैंसर से मर जाते हैं, जो कि जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और उससे जो छोटे हैं, जो 0 से 30 वाले हैं, वो भी होंगे। तो काफ़ी बड़ी समस्या है कैंसर। कैंसर की जो स्टडी करता है उसे ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या कोई फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है जो न्यूज़ में आए थे अभी? हाँ, रवि कन्नन साहब। रवि कन्नन असम के व्यक्ति हैं। इन्हें रामोन मैग्सेसे सम्मान मिला है, जो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे इनका नाम रखा है अवार्ड का। तो रवि कन्नन असम के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं। काचर सिलचर में इनका हॉस्पिटल है। तो ये आपको ध्यान रखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। इज दैट क्लियर? और कैंसर में एक चीज़ और बताता हूँ आपको। आईआईटी मद्रास है ना, जो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक मशीन लर्निंग पर आधारित एक टूल बनाया है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है जीबीएम ड्राइवर। ये दिमाग का जो कैंसर होता है, यानी ब्रेन का कैंसर होता है या स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर होता है, उसको पकड़ लेगा। तो ये आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने बनाया है। ये पूछ सकते हैं कि कौन से आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है जीबीएम ड्राइवर? आंसर है आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडई पर बीमा उद्योग को जमानत बॉन्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए दबाव डाल रहा है। कौन सा मंत्रालय? तो ये दो मंत्रालय दबाव डाल रहे हैं इरडई के ऊपर, बीमा नियामक के ऊपर, कि श्योरिटी बॉन्ड्स लॉन्च करिए। एक तो है हमारा वित्त मंत्रालय और एक है हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ओब्लाइजी, 3 पार्टी होती हैं इसमें। एक होता है ओब्लाइजी यानी भारत सरकार। जनरली सरकार ठेके देती है ना। मान लो सरकार ने ठेका दिया सड़क बनाने का, ये कोई सड़क है, इसको बनाने का ठेका दिया। किसको दिया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जो जिसको ठेका दिया है इसको बनाने का। ठेका समझते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी को श्योरिटी बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी दे देगी सरकार को। अगर इसने सड़क नहीं बनाई या सड़क इसने बहुत बेकार क्वालिटी की बनाई, तो सरकार का जो भी नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी को फायदा ये होगा कि वो ठेकेदार से प्रीमियम लेगी, जैसे कोई भी इंश्योरेंस होता है। अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो प्रीमियम भरो। तो प्रिंसिपल जो है वो प्रीमियम पे करेगा श्योरिटी को, इंश्योरेंस कंपनी को, और सरकार निश्चिंत हो जाएगी। सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे देगी प्रिंसिपल को निश्चिंत होके कि अगर काम नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी नुकसान की भरपाई करेगी। इसको श्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। इसमें 3 पार्टी होती हैं। ओब्लाइजी मतलब सरकार, प्रिंसिपल मतलब जिसको ठेका दिया है, और श्योरिटी मतलब इंश्योरेंस कंपनी। अब ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कह रहा है, काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहा है इरडई पे कि श्योरिटी बॉन्ड भारत में लॉन्च करो। इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत पॉपुलर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है एनएचएआई, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण होता है, भारतीय राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप में आपको भारत के जो राजमार्ग हैं उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इरडई के बारे में भी 2-4 चीज़ें आपको बता दूं। देखिए, इरडई ने 3 इंश्योरेंस कंपनी हैं अभी जिनको खोलने का लाइसेंस दिया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुलती नहीं है, पिछले 10 सालों में एक भी नहीं खुली, लेकिन अब इरडई ने 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल दी है नई, मतलब उनको लाइसेंस दे दिया है कि वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती हैं। एक तो है एको लाइफ इंश्योरेंस, एक है क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस, और एक है गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 3 नई भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां खुली हैं। आपको ये भी बता दूं, एलआईसी का एक प्लान आया है जिसका नाम है जीवन किरण, अभी आया जुलाई में। जीवन किरण उनके लिए है जिनकी उम्र 18 से 65 के बीच में है। इसमें मिनिमम आप 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कराओगे और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और आपको बता दूं, इरडई ने एक कमेटी भी बनाई है जिसकी चेयरमैन है प्रतिमा मूर्ति। प्रतिमा मूर्ति कमेटी क्यों बनाई है? मेंटल हेल्थ के ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल हेल्थ कवर नहीं होता, तो इरडई का कहना है कि कंपनियों को अब आप मेंटल हेल्थ को भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करिए। समझ में आया?
और एक चीज़ और, अभी दो कंपनियां एक दूसरे में समा गई हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, भारतीय आक्सा किस में समा गई है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब ये दो कंपनियां मिलके एक हो गई हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दो कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर है, आईसीआईसीआई बैंक और फेयरफैक्स होल्डिंग्स जो कनाडा में बेस्ड है, टोरंटो में फेयरफैक्स होल्डिंग्स। और भारतीय आक्सा, इसमें भारतीय तो इंडिया की कंपनी हो गई, ये आक्सा कहाँ की है, आक्सा जो है फ्रांस की कंपनी है। तो भारतीय आक्सा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का विलय हो गया है। तमिलनाडु में एक बंदरगाह है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, इसे टूटीकोरिन बंदरगाह भी बोलते हैं, टूटीकोरिन बंदरगाह। तो कौन से देश से वहां पे ग्रीन अमोनिया कंटेनर आए, सफलतापूर्वक उनको प्राप्त किया और प्रबंधित किया। जहाज में भर के कौन सी गैस आई, ग्रीन अमोनिया, अमोनिया बोलते हैं NH3 को, NH3। इसमें एक अणु नाइट्रोजन का और 3 अणु हाइड्रोजन के होते हैं, NH3 अमोनिया। और इसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल इसका हो सकता है। बाकी अमोनिया के बहुत सारे यूजेस होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में भी काम आता है। तो इजिप्ट से आया ये जहाज भारत में, मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वहां से ये जो जहाज है भारत में आया। ठीक है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पे, और तमिलनाडु में है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। दो बंदरगाह और हैं तमिलनाडु में, एक तो कटुपल्ली, ये बंदरगाह कम और शिपयार्ड ज़्यादा है, लार्सन टूब्रो इसका ओनर है, प्राइवेट है कटुपल्ली। चेन्नई बंदरगाह है, एक तो मेजर पोर्ट की बात करूं तो चेन्नई है, और एक है कामराजार बंदरगाह। कामराजार बंदरगाह को हम एन्नौर बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन्नौर बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये मत भूलिए। और ये जो मतलब बेसिकली क्या है ना, भारत के 3 ऐसे बंदरगाह हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन हब बनाना चाहते हैं। अभी के लिए हम 2 को बनाएंगे, लेकिन पैराद्वीप को भी बाद में बनाएंगे, पैराद्वीप उड़ीसा में है, इसको बाद में बनाएंगे। अभी के लिए जो 2 अप्रूव हुए हैं वो है वीओ चिदम्बरनार, यही जो मैंने बताया तमिलनाडु वाला, और एक है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, कांडला यानी दीनदयाल बंदरगाह। इज दैट क्लियर। तो ये 3 बंदरगाह हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करेंगे। और इजिप्ट न्यूज़ में क्यों आया था, इजिप्ट के साथ अभी हमने ब्राइट स्टार अभ्यास करा है इजिप्ट की राजधानी कैरो में, इसमें हमारा एक जहाज भी गया था, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ने पार्ट लिया था, हमारा जहाज गया था इसमें INS सुमेध। ब्रिक्स के 6 कंट्री मेंबर बने हैं, ब्रिक्स में 5 कंट्री पहले थे, 6 बन के 11 मेंबर हो गए हैं, इन 6 में एक इजिप्ट भी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 8वां मेंबर जो है वो इजिप्ट बना। स्क्वॉश वर्ल्ड कप हुआ था चेन्नई में, वो भी इजिप्ट ने मलेशिया को फाइनल में हरा के जीता। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजिप्ट ने दिया। इजिप्ट के साथ हमने साइक्लोन 1 अभ्यास भी किया था, जैसलमेर में हुआ था। एक और अभ्यास हम करते हैं, डेजर्ट वॉरियर। और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट बन के आए थे इसी साल। प्रभावी उपचार के अभाव के कारण हाल ही में भारत में निपाह वायरस के उपचार के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर विचार किया जा रहा है। तो ये वायरस कहाँ इसकी खोज हुई थी, निपाह वायरस की खोज हुई थी मलेशिया का एक गांव है। अभी केरल के कोझिकोड में इसके केसेस देखे जा रहे हैं, 5 लोगों में देखा गया, 2 की मौत भी हो गई, क्योंकि ये वायरस काफ़ी डेंजरस है। तो पहली बार 1999 में मलेशिया में इसकी खोज हुई। एक गांव है जिसका नाम है सुंगई निपा, तो सुंगई निपा गांव मलेशिया में, वहां पे मिला, इसलिए इसको निपा वायरस बोलते हैं। तो आंसर है मलेशिया। वही कोविड वाले सिम्टम है इसमें, बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, शरीर टूटेगा, वही सब है। तो निपा वायरस की कोई वैक्सीन है नहीं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे बात चल रही है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है समझिए थोड़ा सा। देखो, हमारे खून में 2 तरह के सेल होते हैं, एक लाल और एक सफ़ेद। सफ़ेद वाले वाइट ब्लड सेल, दोनों का काम अलग अलग है। आरबीसी हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्योंकि आरबीसी में होता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेना, और फिर वो पूरी बॉडी में फैला देता है। डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर की रक्षा करना। रक्षा कैसे करता है, मान लो हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया, ये मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं आप महिला हैं, तो लड़की हैं आप कोई, तो आपके शरीर में मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, ये एंटीजन है, यानी हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जो नहीं आनी चाहिए, उसको एंटीजन बोलते हैं। ये एंटीजन क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे इम्यून सिस्टम को, जो डब्ल्यूबीसी का बना होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, और ये फिर बना देते हैं एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को खत्म कर देती है और हमारी रक्षा हो जाती है। तो बैक्टीरिया को मार देंगी, एंटीजन को एंटीबॉडीज। तो क्यों ना ऐसा किया जाए। ये क्लोनिंग क्या होती है पहले समझिए। प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग मतलब हू बहू वैसा बना देना। क्या मैं किसी खास किस्म के डब्ल्यूबीसी की क्लोनिंग करके बना दूं, तो क्या होगा, मेरे शरीर में वो खास किस्म का डब्ल्यूबीसी होगा और वो एंटीबॉडी बना के मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। इनको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनो मतलब जो एक खास तरह के डब्ल्यूबीसी हैं उनकी मैंने क्लोनिंग कर दी, क्लोनल, तो वो एंटीबॉडी बना के मुझे बचा लेंगी। इनको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। समझ में आया। तो ये अब इन पे निपा वायरस पे वैक्सीन तो बनी नहीं अभी तक, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या इनसे काम चल सकता है, इस पे विचार चल रहा है। हाल ही में FSSAI
ने खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग के लिए किस चीज़ के उपयोग पर सख्ती से रोक लगा दी? तो ये है समाचार पत्र। न्यूज़पेपर में आप खाना रैप करके नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इंक यूज़ होती है उसमें बहुत सारे हैवी मेटल होते हैं, जैसे लेड होता है उसमें, राइट। उसमें कई बार और भी हैवी मेटल्स जो होते हैं वो आपकी शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर में जो कलर्स का इस्तेमाल होता है वो भी आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो अब आप किसी भी खाद्य पदार्थ को न्यूज़पेपर में रैप करके या पैकेज करके नहीं बेच सकते। एफएसएसआई कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन हैं सुधांश पंत। सुधांश पंत, राइट, एफएसएसआई के चेयरमैन। और एफएसएसआई न्यूज़ में क्यों आया था अभी? क्या करा है एफएसएसआई ने? तो देखो, एफएसएसआई ने अपना नेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला है गाजियाबाद यूपी में, एक तो ये याद रखिए। एफएसएसआई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया था जिसमें बड़े राज्यों में केरल ने टॉप किया, छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया। फिर एक जानवर है मिथुन। पिछले साल याक 2022 में और 2023 में मिथुन, इनको फूड एनिमल का दर्जा दिया है एफएसएसआई ने। इसके अलावा एफएसएसआई जो है उसने एक पोर्टल भी बनाया है जिसपे आप कोई भी आपको लाइसेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉस्कॉस पोर्टल, यानी फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल, जिसपे जेंडर इक्वालिटी भी अब ध्यान रखा जाएगा लाइसेंस देते समय एफएसएसआई के द्वारा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्रियो फॉर गुड लॉन्च करा है। इसका उद्देश्य लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है खेल के माध्यम से। ये आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारत में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसके साथ मिलकर शुरू करा है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू करा है। ये क्रियो फॉर गुड है क्या? ये क्रियो फॉर गुड, तो क्रियो फॉर गुड ये है, क्रिकेट के थीम पे 8 फिल्में बनेंगी छोटी छोटी और वो बच्चों को दिखाई जाएंगी जिससे उनमें लिंग समानता के बारे में उन्हें पता चले, ठीक है। और उनको उन फिल्मों के माध्यम से लाइफ स्किल सिखाई जाएंगी, जीवन कौशल सिखाया जाएगा। अगर एक बार बच्चे जीवन कौशल सीख जाते हैं तो फिर स्पोर्ट्स में वो अपने आप ही अच्छा करने लगते हैं। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया खाना कैसे बनाना है, कल को उन्हें किसी टूर्नामेंट में पार्ट लेने दूसरे राज्य में जाना पड़े तो वहाँ थोड़े ना रसोईया मिलेगा उन्हें, वो तो खुद बना सकते हैं, अपना खाना खाएंगे, ठीक है हम जाते हैं। मतलब बच्चों में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उन्हें लाइफ स्किल सिखाते हैं। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से लिंग समानता को प्रमोट करने के लिए क्रियो फॉर गुड, इसमें 8 फिल्में बनेंगी, एनिमेशन फिल्में होंगी, क्रिकेट बेस्ड होंगी, तो उससे लिंग समानता को प्रमोट किया जाएगा। एक भाषा बोली जाती है भारत में जिसको बोलते हैं टोटो। टोटो भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से टोटो शब्द संग्रह नामक एक शब्दकोश जारी करा है। टोटो शब्द संग्रह। ये टोटो भाषा कहाँ बोली जाती है? ये पश्चिम बंगाल के उन जिलों में बोली जाती है जो भूटान के नज़दीक हैं। एक तरह से भूटानी, चीनी भूटानी तिब्बती भाषा है एक तरह से ये, और अभी तक ये बंगाली लिपि में लिखी जाती थी, क्योंकि बोलते तो मुंह से थे लेकिन लिखते थे वही बंगाली, क्योंकि इसकी अपनी लिपि नहीं थी। लेकिन इसकी लिपि बना दी थी 2015 में एक व्यक्ति ने जिनका नाम था धनी राम टोटो। भाषा को लिखने की विधि को लिपि बोलते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, तो वैसे ही धनी राम टोटो नाम के व्यक्ति ने 2015 में, अब टोटो भाषा को हम बचाना चाहते हैं और इसीलिए जो है हमने इसकी एक जो शब्दकोश जारी करा है, डिक्शनरी जो है वो जारी करी है, राइट। तो ये पश्चिम बंगाल के उस इलाके में बोली जाती है जो भूटान के नज़दीक है, जैसे कूच बिहार हो गया या जो अलीपुरद्वार वगैरह, ये जो इलाके हैं भूटान के रिलेटिवली नज़दीक हैं, तो वहाँ पे, राइट, कूच बिहार, अलीपुरद्वार वगैरह ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 29 सितंबर को वीरांगना मातंगिनी हाजरा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से जुड़ी थी? इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता था। वैसे बूढ़ी गांधी, गांधी जी से इंस्पायर थी, गांधीयन थी ये, गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो पश्चिम बंगाल में इनकी डेथ हो गई थी, अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। 73 की उम्र में 6000 महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। 73 ईयर की उम्र में जब ये 6000 महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, 3 गोलियां इन्हें लगी और इनकी मृत्यु हो गई 29 सितंबर 1942 को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करी है? भारत में ये चौथा राज्य बना है और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा राज्य बना है जिसने ई कैबिनेट को अपनाया है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए ई कैबिनेट होता क्या है। ई कैबिनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, ये डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया था। तो चौथा राज्य जिसमें ये शुरू किया गया है वो है त्रिपुरा। ई कैबिनेट में ये होता है जितनी भी फ्यूचर कैबिनेट मीटिंग है ना, वो सारी बिना पेपर के होंगी, कागज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली एक वो होगा और इन सबको डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा। जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, जो मंत्री हैं राज्य में, ये सब जो लोग हैं, तो
मतलब वहाँ पे जो है उनकी सारी वो अपलोड कर दी जाएंगी डिजिटली, पूरा कोई कागज़ वागज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट करता है ई कैबिनेट। तो अभी चौथा राज्य बना है त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश के बाद, और नॉर्थ ईस्ट का दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के बाद। ओवरऑल चौथा राज्य बना है त्रिपुरा जिसने ई कैबिनेट को अपनाया है। किस योजना में भ्रष्टाचार और कदाचार का पता लगाने के लिए जिम्मेदार सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ने फंड वसूली के मामले में खराब प्रदर्शन दिखाया और इससे इस योजना की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं? ये है मनरेगा। मनरेगा योजना में बायोमेट्रिक भी कर दिया था, इसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह कर दिए थे, लेकिन करप्शन कम नहीं हो रहा है। लगभग 27 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ था इसमें अभी रिसेंटली, तो 1 करोड़ ही रिकवर हुआ है सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों के द्वारा। मनरेगा योजना में 100 दिन का काम मिलता है आपको गारंटेड हर साल, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इस योजना को चलाता है, मनरेगा को। इज दैट क्लियर? तो इससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बौद्धिक संपदा को बचाता है। तो ये संगठन इसने दिया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक है 40। अगर आप देखें 2015 में तो हमारा रैंक था 81, तो हमने काफ़ी लंबी दूरी तय करी है बौद्धिक संपदा के मामले में। नंबर 1 था स्विट्जरलैंड, आपको मैं स्कोर भी दिखा देता हूं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 था, स्वीडन नंबर 2 था, कम से कम शुरू के 2 आपको पता होने चाहिए। अमेरिका नंबर 3, ब्रिटेन नंबर 4, सिंगापुर नंबर 5, भारत 40वें नंबर पे रहा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और यह बना था 1967 में। सदियों पुराना बौद्ध विरासत स्थल है जिसको बोलते हैं बोजन्ना कोंडा। ये कहाँ पे है? अब ये बहुत बड़ा पर्यटक आकर्षण बन के उभर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार और इस राज्य की सरकार दोनों पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। ये शंकारम में है। शंकारम नाम की जगह है विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल बन के उभर रहा है। इज दैट क्लियर? आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी वहाँ पे है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आंध्र प्रदेश में हुई हैं? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो आपको बता देता हूँ, इससे आपकी रिवीजन हो जाती है। एक तो नया पोर्ट बना है, नया बंदरगाह बना है वहाँ पे, मछलीपट्टनम बंदरगाह। फिर वहाँ पे जिमेक्स अभ्यास हुआ था, भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास, विशाखापट्टनम में हुआ था ये। फिर वहाँ पे साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया पुत्तपर्ती में। पुत्तपर्ती जहाँ पे सत्य साई बाबा रहते थे। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। 108 फुट लंबा भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा बनी है वहाँ पे करनूल में। करनूल में एक मठ है जिसको बोलते हैं श्री राघवेंद्र स्वामी मठ। तो 108 फुट भारत में सबसे ऊंची मूर्ति होगी भगवान श्री रामचंद्र की। इसके अलावा विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, इसे अभी अभी ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है और सबसे ऊंची रेटिंग मिली है, प्लेटिनम रेटिंग। ये रेटिंग दी है इसे इंडियन बिजनेस ग्रीन काउंसिल IGBC ने, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, जो CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के अधीन काम करता है। इस साल विशाखापट्टनम को मिला था यही सेम ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा और प्लेटिनम रेटिंग के साथ। ये मिला था जनवरी 2023 में और अभी मिला है विजयवाड़ा को। तो आंध्र प्रदेश का और पूरे भारत का दूसरा ये बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है जिसे ये दर्जा मिला है। किस शहर का एक किसान बाजार है इयाल वगई? ये अभी काफ़ी खबरों में आया था, काफ़ी तारीफ हो रही है कि काफ़ी सतत और ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने वाली मार्केट है ये। तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु की है, तो आंसर है कोयम्बटूर। बस इसका नाम याद रख लो अगर एग्जाम में आ जाए। इसे बोलते हैं इयाल वागई मार्केट। PFRDA पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने सरकार से किस योजना में गारंटीकृत पेंशन बढ़ाने के लिए कहा है? यह है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल वाले उम्र के जो लोग हैं उनके लिए है। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो इसमें आपको क्या मिलता है? ये योजना 2015 में शुरू की गई थी और इस योजना में आपको पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद 1,000 रुपये से 5,000 तक। लेकिन 5,000 भी अगर मैं मान लूँ तो ये भी कम है आज के हिसाब से। सोचिए आप मान लीजिए 40 साल के होने वाले हैं, आपको लगा इस योजना का लाभ ले लेते हैं। आज से 20 साल बाद आपको पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे। तो 5,000 रुपये की आज ही कोई खास वैल्यू नहीं है महीने की, तो तब अगर आपको 60 साल के पहुंचे वो भी आज से 20 साल बाद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए इसमें कहा है कि जो पेंशन है आप बढ़ाइए 1,000 से 5,000, इसको और अट्रैक्टिव बनाइए। सितंबर 2023 तक अटल पेंशन योजना में 5 करोड़ लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। 50 करोड़ लोग इसे अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है अटल पेंशन योजना के बारे में। और अटल पेंशन योजना में पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूं तो काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सुंदरबन
जो जंगल हैं उन्हें जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति से बचाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, आपसी सहयोग। तो ये देखिए, ये है सुंदरबन, भारत और बांग्लादेश में है, तो आंसर है बांग्लादेश। ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगल हैं जो एक ही जगह पे हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और रामसर साइट भी है, तो सब कुछ है सुंदरबन। सुंदरबन में शहद भी होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के जो लीडर है उनको गिफ्ट भी किया था। सुंदरबन का जो हनी है वो बहुत फेमस है, शहद बहुत फेमस है। ये टाइगर रिजर्व भी है, बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन, दो ही टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष होते हैं, इसलिए इन्हें सुंदरबन बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत अनूठे जानवर पाए जाते हैं, जैसे इरावड्डी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे। ये इरावड्डी नदी बहती है म्यांमार में, उसके नाम पे इसका नाम इरावड्डी डॉल्फिन है। और यहाँ पे एक कछुआ भी मिलता है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन नाम का कछुआ भी पाया जाता है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, घोर रूप से विलुप्त प्राय है। और यहाँ पे फिशिंग कैट भी मिलती है, जो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है, फिशिंग कैट यानी कि मछली खाने वाली बिल्ली। तो सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया के एक ही जगह पे। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, ये शिक्षकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करेगा। तो निवेशक शिक्षा और जागरूकता, सीखो पैसे पैसे की भाषा अभियान चलाया है इन्होंने, किस संगठन के साथ मिलकर? तो ये CBSE के साथ मिलकर चलाया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE के जो टीचर हैं 75,000 टीचर्स को ट्रेनिंग देगा। ये किस चीज़ में? इनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए 75,000 में से, तो उनको ये फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करेगा कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और फिर एक बार टीचर को नॉलेज मिल गई, फिर वो बच्चों को जाएगी, राइट। तो 75,000 टीचर्स को ट्रेन करेगा कोटक महिंद्रा, या ये कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड या कोटक म्यूचुअल फंड इनको ट्रेन करेगा। माइकल गैम्बॉन का निधन हो गया। ये किस प्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला में अभिनय के लिए उन्हें वैश्विक दर्शकों के बीच जाना गया? हैरी पॉटर में ये एल्बस डम्बलडोर प्रोफेसर का किरदार निभाते थे। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है या बुक पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे। हैरी पॉटर किताब लिखी J.K. राउलिंग ने, J.K. राउलिंग, तो आंसर है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाते थे। 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये ब्रिटेन से थे। ये था हमारा गांधी जयंती का वीडियो। गांधी जी का स्मरण करते हुए मैं वीडियो को खत्म करता हूं। और मैं आपको याद दिला दूं, आप ये कोड यूज करेंगे GGCA। अगर वैलिडिटी बढ़वानी है आपको, वैलिडिटी कैसे बढ़वानी है? आपको वहां पे ऊपर एक मोबाइल की स्क्रीन पे मोर लिखा हुआ दिखेगा। जब आप उसे स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना ऊपर, तो मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा एक्सटेंड वैलिडिटी। और अगर आप वैलिडिटी बढ़वाते हैं तो आपको हमारी टीम कॉल करेगी और आपको 3 कोर्सेज हमारे फ्री मिल जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक GK और कंप्यूटर अवेयरनेस। तो मिलते हैं फिर 3 अक्टूबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।